नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मेथड चैनल। क्या आप कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और मेरे ख्याल से अभी जो एक्चुअली क्या है, मैं जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करता हूं मैं उनसे बेस पे करता हूं जैसे लोग मेरे से बात करते हैं। तो मैंने इधर ध्यान दिया कि बहुत ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं एसबीआई फाउंडेशन में लगाने के लिए प्रोजेक्ट, कैसे कैसे लगाना है एसबीआई फाउंडेशन में, क्या लगाना है। काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों का दूर कर देता हूँ। तो मैं कुछ चीज़ों को दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जो चीज़ बताता हूँ बहुत एक्यूरेटली सही होती है, आप अपने तरीके से भी इन चीज़ों को जरूर जांच लीजिए। लेकिन मैं जो बताता हूँ वो ज़्यादातर आप ही लोगों द्वारा दिए गए एक्सपीरियंस के बेस बताता हूँ, या फिर जो मैं काम करता हूँ उसके बेस में बताता हूँ। क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा लोग देश भर के बहुत से एनजीओ मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो उसी बेस में मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ कि हो सकता हो कि मेरे द्वारा आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल जाए। देखते हैं। तो जो एसबीआई फाउंडेशन में आपको लगाना है प्रोजेक्ट, तो देखिए एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं, मैं कई बार बताया हूं कि ठीक है इसमें फोकस एरिया काफ़ी कुछ दिया है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज, इस टाइप से बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस जो मेरे ख्याल से रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और सीनियर सिटीजन पे, ओल्ड एज होम वगैरह पे। इन पे आप ज़्यादा फोकस अगर आप करिए तो शायद आपको ज़्यादा कंसीडर कर लिया जाए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि एक्यूरेटली एकदम सही होगी। हो सकता हो कि आपने वो लगाया हो और इन्वायरमेंट में का किसी ने लगाया उसका क्लियर हो जाए, वो एक अलग बात है। मैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस के बेस पे बात करता हूँ कि ज़्यादातर जो क्लियर होते हैं या जो ज़्यादातर कंसीडर होते हैं, मैं उस बेस से बात बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट पे सीएसआर नहीं जा रहा है या कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज पे सीएसआर नहीं जा रहा है, स्पोर्ट्स पे नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है, जा रहा है। लेकिन ज़्यादा कंसिडरेशन इन्हीं टॉपिक्स पे होता है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि इसमें किस टाइप के आपको फॉर्मेट मिलते हैं। वो फॉर्मेट मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ कि किस टाइप के फॉर्मेट है। और आपको इसको कैसे कैसे फिलअप करना है ये थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता हो कि आप लोगों को इससे कुछ मदद मिल जाए और आप लोग आराम से फॉर्म को भर पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें बड़े इजी तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को जानते हैं तो। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ नहीं देंगे, अब बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को तभी फिलअप करें जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी के कहने पे कि आप इस तरह से कर लीजिए उस तरह से कहना आसान होता है, लेकिन चीज़ों का एलोबरेट करना, डिटेलिंग करना बहुत टफ होता है। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती कि किसी भी प्रोजेक्ट की ये एग्जीक्यूटिव समरी इतने इजी तरीके से लिखा जाए। रैशनल है कि नहीं है उसको बहुत आराम से डिफ़ाइन किया जा सके, या बजट कितना रखना है ये बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया जा सके। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन आपके पास थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन होगी, चीज़ों का थोड़ा बहुत अनुभव होगा, तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग ने भी ऐसा नहीं है कि देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं और उसी तरीके से हम लोग आगे लेके चलते हैं, या फिर किसी के प्रोजेक्ट को बनाते हैं, या सीएसआर के, चाहे एफसीआरए के, या कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार किए जाते हैं, तो वो भी एक अनुभव के बेस पे ही होता है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉप, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है वो आप लोग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपको प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसका एक टॉपिक होता है, एक हेड होता है, टाइटल जिसको कहते हैं। वो टाइटल आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मान लिया आपको ने कहा कि कंप्यूटर सेंटर फॉर वुमेन, ये है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, इन पॉइंट्स, मतलब 1 2 3 4 करके पॉइंट देना कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आपने बताया कि मैं महिलाओं को कंप्यूटर एजुकेट कराना चाहती हूँ, वो पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेंड हो जाए। इस टाइप से करते करते आपको ऑब्जेक्टिव डालना होगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। फोकस एरिया क्या है, तो स्किल डेवलपमेंट आपका हो गया। अब इसमें एक टेक्निकल मैटर आ जाता है, करस्पॉन्डिंग शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्लास। कंपनीज एक्ट में एक्चुअली क्या होता है ना कि सेगमेंटाइज होता है, कैटेगराइज होता है। आपको कुछ नहीं करना है,
सिंपल सा एक चीज़ करना है कि ये जो लिखा हुआ है उसको उठा के आप गूगल पर डालो, आपके सामने सारी डिटेलिंग आ जाएगी कि आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो वो उनके किस कैटेगरी में आता है। उस कैटेगरी का नंबर बस यहाँ पर लिखना है, वो क्लास नंबर आपको यहाँ पर लिखना होता है कि किस फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस क्लास में है, वो लिखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं होता। बहुत ईजी तरीका होता है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत अगर हो रही है तो आप निश्चित रूप से मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपकी ये दिक्कत दूर कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा किस कहाँ पे आपका ये चीज़ है और क्या क्लास नंबर डालना है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं जहाँ तक हो सके आपकी सहायता जरूर करूँगा। अब एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब पूरे प्रोजेक्ट का एक समरी आपको बतानी है कि ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो आपको क्यों लगा रहे हो, क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है, क्या सोच के आप इसको लगा रहे हो। तो इस तरफ से उसको अब पूरी समरी बनानी पड़ती है, और वो समरी बना के इसकी को एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। मतलब कम लाइन में सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के बारे में बता देना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं, बस एक बता देना कि हाँ ये मेरा मतलब क्या है ये प्रोजेक्ट को चलाने से। एक जैसे किसी भी काम के पीछे एक मतलब होता है ना कि हम क्या सोच के ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जैसे मैं क्या सोच के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या क्या सोच के आपको बता रहा हूँ, तो एक दिमाग में बना होगा ना कोई खाका कि ये इससे लोगों को यह फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से आपको एग्जीक्यूटिव समरी भी सेम यही चीज़ होती है कि आपके दिमाग में क्या खाका बना है जिसके बेस पर आप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या डालने जा रहे हैं, बस वही चीज़ों को लिखना है। आप सेंटेंस में आप कैसे लिखोगे ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसको सेंटेंस हर एक प्रोजेक्ट का अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को ही तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो है वहाँ पे बहुत सी महिलाएं पिछड़ी हैं या फिर उनको घर द्वार चलाने में दिक्कत होती है, वो इतना पढ़ी लिखी है कि वो कंप्यूटर एजुकेट कर दिया जाए तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है, आसान हो सकती हैं और लोगों का जीवन बदल सकता है इससे। और चूँकि यहाँ का डाटा ये शो करता है तो इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो हमें ये आउटपुट मिल सकता है या ये बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे यही चीज़ें मैंने बताई है वो प्रॉब्लम आपको बताना होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लियर सेंटेंसेस में आपको इसको लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक अबाउट व्हाट प्रॉब्लम इश्यूज इज़ गोइंग टू बी एड्रेस्ड, तो इसको बताना पड़ेगा कि काफ़ी दिक्कतें हैं या इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर इस टाइप की हम लोग एजुकेशन देते हैं लोगों को। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी एकदम क्लियर कट तरीके से, अच्छे सेंटेंसेस में। और प्रोजेक्ट लोकेशन एंड रैशनल फॉर द चूजिंग लोकेशन, वो जो जहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो प्लेस है वो प्लेस क्यों आपने चूज़ की है, कोई और दूसरी प्लेस क्यों नहीं चूज़ की है या किसी दूसरे शहर में क्यों नहीं किया, वहीं पे क्यों किया हुआ है। इसको पीछे आपको कारण बताना पड़ेगा कि हर चीज़ के पीछे कारण होता है, तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। आपके कारण मतलब ये नहीं कि आप ये कह देंगे भाई यहाँ पे हमको जगह अच्छी लगी, अच्छा स्पेस मिल गया इसलिए हमने यहाँ लगा दिया। आपको कुछ ऐसा चीज़ बताना पड़ेगा जैसे आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे, ज़्यादा लोग हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, क्योंकि ये जिस एरिया में हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उस एरिया में गरीबी बहुत के स्तर ये है, यहाँ पे इस टाइप के लोग रहते हैं, इनको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्रोजेक्ट लगाने के लिए सोचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो जगह क्यों चूज़ की इसका कारण आपको बताना पड़ेगा, रिलेवेंस आपको देना पड़ेगा। कितनी बेनिफिशरीज को आप लेके चल सकते हैं, तो कितनी बेनिफिशरीज लेके चल सकते हैं ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि कितनी बेनिफिशरीज लेके चल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि आपका डेटा क्या कहता है। ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग देना जाहिर बात है, बजट ज़्यादा हो जाएगा, आपके बेनिफिशरीज भी ज़्यादा होंगे। फिर उनका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, वो कहते हैं टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में भी। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि कैसे कैसे हमें करना है, कितने लोगों को फ़ायदे देने हैं, कितने बेनिफिशरीज होंगे, ठीक है। और ये भी उनको बताना है कि उन बेनिफिशरीज से कितने लोग फ़ायदा होंगे। जैसे मान लीजिए किसी महिला के, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकलिटी है, किसी महिला को मान लिया आपने सिखाया तो हो सकता है उसके बच्चे भी होंगे, हो सकता है उसके परिवार भी होगा। तो एक को अगर आपने खड़ा कर दिया, सस्टेन करने का, सेल्फ सस्टेन कर दिया या उसको कमाने लगे, तो उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे ना, 5 लोग लाभान्वित होंगे एक से। तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे, उनके नंबर के। जैसे चार आपके डायरेक्ट बेनिफिशरीज हो तो सकता है 20-25 आपके इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हो जाए। तो इन चीज़ों को भी आपको कैलकुलेट करनी होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर्वे करके आप डाटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन एक दिमाग में एक खाका होना चाहिए कि कितना लोगों को फ़ायदा होगा इससे।
देखिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना कोई कठिन चीज़ नहीं होती, बस आपको बहुत क्लियर इमेज रखनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी इमेज एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी, और बेनिफिशरीज एकदम क्लियर रखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, क्यों हम इतने नंबर के उठा रहे हैं, बेनिफिशरीज उठा रहे हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे, ये आपको एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल आपको देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसको शुरू करेंगे, क्या हर एक फेज़ वाइज में क्या करेंगे। फिर इंसेप्शन टू इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब शुरुआत से लेके जैसे आपने सिखाया है, फिर आगे बढ़ा है, क्या फ़ायदा मिला सीखा। जैसे हमने सिखाया तो आप सीख गए, हमने आपको बाइक चलाना सिखाया, आप बाइक चलाने लगे। ठीक है, तो एक ये हुआ ना कि हमने सिखाना शुरू किया और आप बाइकर बन गए, या कार सिखाना शुरू किया आप ड्राइवर बन गए। तो एक इम्पैक्ट असेसमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि हमने लोगों ने ट्रेनिंग दिया, ठीक है, वो ट्रेंड हो गए और इस कैपेसिटी के हो गए कि वो कहीं सर्विस कर सकते हैं या फिर खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, कि उसको वो क्या पड़ रहा है, उसका असेसमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। और सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है। सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है, मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट मान लिया आपने चलाया, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी कहेगी नहीं जब तक अंतिम बेनिफिशरीज ख़त्म नहीं हुआ तब तक आपको करते रहना है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसके बाद दूसरे लोग आ जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे आपको प्रोजेक्ट मिला, साल भर के लिए आपने 200 बेनिफिशरीज के लिए काम किया। अब 200 बेनिफिशरीज के लिए आपने काम कर दिया, आपको फंडिंग मिल गया, क्या उसके बाद से आपको ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे सेंटर? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको बताना पड़ेगा कंपनीज में कि अगर आपका फंड ख़त्म हो जाता है या आपका फंड ब्रेक हो जाता है तो फिर हम उसी सेम प्रोजेक्ट को कैसे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी कि कैसे सस्टेन करेंगे, क्राउड फंड से करेंगे, जो लोगों से डोनेशन ले करेंगे, या फिर कोई और किसी प्रकार का और बिजनेस करेंगे, या कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे जिससे आप इनकम जनरेट करेंगे और ये सेंटर को सर्वाइव करेंगे या सस्टेन करेंगे, लेके चलेंगे आगे तक। इस टाइप की आपको सस्टेनेबिलिटी प्लान पूरा क्लियर कट आपको बताना पड़ेगा, जिससे हाँ वो कन्विंसिंग हो, मतलब वो कंपनीज देखे तो वो समझे कि हाँ वाकई में ये लोग अगर ये स्टेप लेंगे तो ये प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे रन कर सकते हैं, चला सकते हैं बगैर किसी सपोर्ट के। तो ये चीज़ें भी वो बहुत प्रॉपर तरीके से करीब करीब हर एक प्रोजेक्ट प्रपोजल में ये चीज़ लगती है। लगने को तो CSR में बहुत से पॉइंट्स और लिए जाते हैं, लेकिन ये जो SBI फाउंडेशन जो पॉइंट्स लिए जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये मैटर आएगा कि आपका बजट बताना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है, इस प्रोजेक्ट का बजट क्या है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बजट क्या है, वो बजट आपको बताना पड़ेगा। और किसी इसको चलाने के लिए कोई और सोर्सेज से भी आपको फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें आप अपनी तरीके से बता सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें थी जो इस आपको SBI फाउंडेशन में प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए चाहिए थी। कुछ सारी चीज़ें ऑनलाइन फिलअप होंगी, सारे फॉर्मेट ऑनलाइन जाएंगे, जितने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। तो इन चीज़ों का बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि लॉगिन सेक्शन वगैरह आपको बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बनाएं और डायरेक्टली आप सबमिट कर दीजिए, सीधे सीधे उनके फॉर्मेट खोलिए और ऑनलाइन ही फॉर्मेट खोलिए। पैन वगैरह सारी चीज़ें पहले से रखे रहें, ATG पैन, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे रहें। IT रिटर्न वगैरह रखे रहें, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो प्रूफ होते हैं वो रखे रहें। ये सारी चीज़ें रखे रहिए और डायरेक्टली आप उसको अपलोड करके सबमिट कर दीजिए, आपका अप्लाई हो जाएगा SBI फाउंडेशन में। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी, कोई कन्फ्यूजन होगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा। जहाँ तक हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।